Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. U.S. Secretary of State Anthony Blinken मुस्तकिल इसराइल और मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं जब से ये गाज़ा और इसराइल की वॉर और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, और उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत शिद्दत के साथ मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी वो आ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने फ़लस्तीन का भी दौरा किया, और उनकी इस मुस्तकिल मौजूदगी को जज किया जाए तो या तो ऐसा लगता है कि अगर वो इस वॉर को पैसिफाई करने चाह रहे हैं या यूएस ऐसा करना चाह रहा है तो वो इसमें बिल्कुल नाकाम है, और यूएस की पावर बिल्कुल इसमें मतलब ज़ीरो नज़र आ रही है। और अगर वो इसराइल के साथ मिल करके इस वॉर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो फिर उनकी डिप्लोमेसी ऐसा लगता है बहुत ही कामयाब। मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ करने के बाद, यानी सऊदी का भी दौरा, कतर का भी दौरा, डिफरेंट और जॉर्डन का भी दौरा, ये सब कुछ वो कर बैठे हैं। और अभी जो आज ही के दिन G7 के जो कंट्रीज हैं जिनमें यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो वेस्टर्न एलाइज हैं बेसिकली, और जापान भी उनका हिस्सेदार है। ये जो G7 की मीटिंग आज के दिन टोक्यो में हुई है, इसके अंदर ब्लिंकन जो है उसने क्या कहा है, यूएस वांट्स इजराइल अगेंस्ट री ऑक्यूपाइंग गाजा आफ्टर वॉर। यानी एक तरफ से वो अपनी लैंग्वेज इस तरह से करते हैं कि जैसे कि वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं इसराइल के साथ, हालांकि जो भी वो कर रहे हैं वो सब इसराइल के साथ वो एक मिली भगत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यूएस ने जो है ना इसराइल को ये वार्निंग दे दी है कि तुमने गाजा को री ऑक्यूपाई नहीं करना, क्योंकि 2005 तक तालिबान जो है गाजा में जो है इजरायली ऑक्यूपेशन के अंडर था, और इसी साल जो है इन्होंने अपनी सारी सेटलमेंट्स और फोर्सेस को वहां से निकाला था, और तभी से गाजा के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो सिविल एक स्ट्रक्चर बना है जिसका जो है वो कंट्रोल हमास के पास है। तो ये आइडिया कि क्या दोबारा से इसराइल जो है वो गाजा के अंदर घुस आएगा और दोबारा से उनको ऑक्यूपाई करेगा, और दोबारा से उसी तरह जैसे वेस्ट बैंक के अंदर उसने हर जगह पे हर सड़क के ऊपर चेक पोस्ट बनाई हुई है, हर जगह उसकी सर्वेलेंस है, हर मतलब जगह जगह पर उनकी सेटलमेंट्स बनी हुई, उसी तरह का काम जो है वो गाजा के अंदर भी वो दोबारा से क्या वो करेगा। इससे ब्लिंकन ने कहा है कि हमने सख्ती से इनको मना कर दिया। G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है आज ही टोक्यो में, और इन लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि नो यूज ऑफ गाजा एज प्लेटफॉर्म फॉर टेररिज्म और अदर वायलेंट अटैक्स। यानी इस जंग के खात्मे के बाद वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं या ये हासिल निकालना चाहते हैं कि इसके बाद गाजा जो है वो टेररिज्म का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, और वहां से कोई वायलेंट अटैक्स नहीं हो पाएंगे इसराइल के अंदर। नो री ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स, और साथ ही ये कि इसको री ऑक्यूपाई भी नहीं किया जाएगा। वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर नो टेररिस्ट थ्रेट्स कैन एनिमेट फ्रॉम वेस्ट बैंक। यानी आप उनकी लैंग्वेज आप ये देखो कि वेस्ट बैंक से जो भी मुजाहिमत होती है इसराइल के मजालिम के अगेंस्ट, उनकी जो अपार्थाइड और जेनोसाइड की पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट कुछ भी अगर रिटेलिएशन होती है तो वो उसको टेररिस्ट थ्रेट कहते हैं, और वो वेस्ट बैंक के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं और गाजा के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं। और वो अब ये कह रहे हैं कि अब इस वॉर के बाद हमने इंश्योर करना है कि ऐसा मुमकिन ही ना रहे कि कुछ टेररिज्म जो है वो गाजा से निकले या वेस्ट बैंक से निकले। यानी इतनी चेक पोस्टें बनाने के बाद, इतनी बॉम्बिंग करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद अभी ये चीज बाकी है कि वो इंश्योर करें कि यहाँ से कोई टेररिज्म दोबारा से नहीं निकलेगी। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक एक इंसान को जंजीर में बांध देंगे, एक एक गली में चेक पोस्ट बना देंगे, करेंगे क्या, समझ में ये नहीं आता। इट मस्ट इंक्लूड पैलेस्टीनियन लेड गवर्नेंस एंड गाजा यूनिफाइड विद द वेस्ट बैंक अंडर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। अब ये एक नई बात जो है ये ब्लिंकन ने की है, और इससे पहले उसने जो वेस्ट बैंक का दौरा किया है कुछ ही दिन पहले उसमें उसने महमूद अब्बास से जो मुलाकात की है उसमें उसने यही महमूद अब्बास को लाइक मैसेज दिया है कि हम चाहते हैं कि गाजा को भी यूनिफाई कर दिया जाए
वेस्ट बैंक के साथ, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है वो वहां पर भी लेकर जाई जाए, और हमास को यानी कि उसकी अथॉरिटी, उसकी गवर्नमेंट, उस चीज को खत्म कर दिया जाए। और उसके साथ उसने बड़े इंटरेस्टिंग ये बात की है, ये G7 के आप समझ लो कि 7 ममालिक जो हैं, सारे वेस्टर्न एलाइज जो मेन है, उनकी ये एक बात का लुबे लुबाब ये है कि ब्लिंकन सेड there would need to be a transition period in the end of the conflict। और ये ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन गवर्नमेंट, आप समझ लें कि ये एक बहुत ही यानी मतलब मैं वर्ड नहीं यूज कर सकती, ये किस तरह का प्लानिंग होती है, किस तरह की आम तौर पे जहां पर भी ये लोग रिजीम चेंजेस कराते हैं, गवर्नमेंट टॉपल कराते हैं। लीबिया की मिसाल आप देख लें कि वहां पर जब गद्दाफी की लाश को सड़कों पे घसीटा गया, उसके बाद एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी नेटो और यूएन के अंडर। और वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट का काम यही था कि मुल्क को टोटली डिस्टेबलाइज रखना। और आज तक इतने साल गुजरने के बाद लीबिया जो है वो अभी स्टेबल कंट्री नहीं बन सका है, क्योंकि वहां पर इसी तरह की इन फाइटिंग, सिविल वॉर, और यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वहां पे फाइटिंग अभी तक चल रही है। सो ये ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है कि मतलब टोटल chaos, टोटल एनार्की एनार्की, और इसके अंडर, इसके अम्ब्रेला के अंडर यूएस और इसराइल जो मन मानी वो चाहे, जो बुरी से बुरी हरकत वो करना चाहे वो कर सकेंगे। इससे पहले जो इन्होंने पैलेस्टीन का ब्लिंकन ने दौरा किया, यानी वेस्ट बैंक का जो दौरा किया, उसमें महमूद अब्बास से जब मुलाकात उसने की है, और उसकी भी मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि सेक्रेटरी expressed commitment of US to work together towards a realization of Palestinian legitimate aspirations for establishment of Palestinian state। यानी उसने महमूद अब्बास को वही यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें जिसको कहते हैं ना, यानी मीडिया को बताने के लिए, वर्ल्ड मीडिया को बताने के लिए कि जी हम तो बड़े ही खैरख्वाह हैं फलस्तीनियों के, तो उसने कहा है असल बात वो महमूद अब्बास से ये कहने गया था कि तुम जो है, जो तुम्हारी जो फलस्तीनियन अथॉरिटी है उसको हम एक्सपैंड करके हम गाजा में भी ले जाते हैं, हमास को वहां से खत्म कर देते हैं और तुम्हारी पावर को बढ़ा देते हैं। और ऊपर से वो ये बातें कह रहे हैं कि हम लेजिटिमेट एस्पिरेशन टू एस्टैब्लिश पैलेस्टीनियन स्टेट उसके तरफ जा रहे हैं, और ये सब झूठ है, क्योंकि इसराइल कभी भी इस बात को नहीं मानेगा जब वो इतने जुल्म कर सकता है, इतनी जेनोसाइड और इतनी अपार्थाइड कर रहा है, और इस तरह से वो गाजा के लोगों को यानी आप समझ लो कि एक एथनिक उसकी उनकी सफाया कर रहा है, एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है इस वक्त। तो वो क्यों इनको एक स्टेट देगा, क्यों वो इनके साथ ये करेगा? अगर ये करना ही था तो आज से 70 साल से ये लोग क्यों नहीं ये कर पाए? तो बहरहाल ये इनकी बातें हैं, अब हमें समझना पड़ेगा कि रियल में क्या बात होती है, और ऊपर से मीडिया को, वर्ल्ड मीडिया को दिखाने के लिए क्या बात होती है। ब्लिंकन सजेस्ट इफेक्टिव रिवाइटलाइज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। आप देख लें कि सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए अब महमूद अब्बास को ये शय दे रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिवाइटलाइज करते हैं। पहले हालांकि इन्होंने खुद ही उसको इतना कमजोर किया उस अथॉरिटी को कि पूरे वेस्ट बैंक के अंदर 200 से 250 से ज्यादा सेटलमेंट्स बनाना, हर सड़क के ऊपर इजरायली चेक पोस्ट बनाना, वहां के लोगों को बिल्कुल एनस्लेव कर देना, बिल्कुल आप कहते हैं प्रेजेंट भी एक छोटा वर्ड है, जिस तरह से वो उनको कंट्रोल करे। तो उसके ऊपर अब वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हम रिवाइटलाइज करेंगे, और वो कहते हैं वुड मेक द मोस्ट सेंस टू अल्टीमेटली रन द स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, but admitted that the other countries and international agencies would like to play a role in security and governments in the interim। ये आप बात उसकी सुन रहे हो कि महमूद अब्बास को भी ये कहकर आया है वो कि interim एक पीरियड हमें रखना पड़ेगा जिसमें हम दुनिया की जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं, जैसे यूएन की एजेंसीज और दूसरी कंट्रीज जैसे यूएस खुद या फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह, कि ये एक इंटरम रोल पहला उनका होगा गाजा की वॉर खत्म होते साथ ही पहले ये सब लोग आएंगे, एक ट्रांजिशन इंटरम पीरियड या एक ट्रांजिशन वहां पे गवर्नेंस बनाई जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारे हवाले कर देंगे गाजा को भी। ये एक झूठ है, और ये एक बहुत ही लाइक
एक्सट्रीम एक्सट्रीम हरकतें, एक्सट्रीम चालें हैं। मुसलमान मुल्कों को देखना चाहिए और उनको अपने समझना चाहिए कि वो जितनी भी सब्र से काम ले रहे हैं, जितना भी वो चाह रहे हैं कि ये स्प्रेड आउट ना हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो उनको समझना पड़ेगा कि ये इसराइल और यूएस मिल करके इनको एक इंच भी गाजा के लोगों को और वेस्ट बैंक को जो है वो सहूलत या फ्रीडम या कुछ भी नहीं देंगे, बल्कि उनको इसी सारे के खेल के अंदर वो मजीद जकड़ देंगे, मजीद उनको तबाह करेंगे, मजीद उनका खून खाको खून करेंगे। महमूद अब्बास के बारे में आपको बता दूं कि he is has seen its popularity shrivel amid allegations of graft, incompetence and widely hated security cooperation arrangements with Israel। ये यानी कि जब से महमूद अब्बास आया है तो इसने इसराइल के साथ जो है इस उस चीज में जाहिर है, एक तो ये वैसे ही पावरलेस हैं और इनको पता है कि इसराइल के साथ ही मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसमें टोटली इनका कसूर भी नहीं होता, ये बेबस हैं क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, इवन पुलिस नहीं है इनके पास। तो वो किस बेस पर इसराइल के सामने आके खड़े हो जाएं? तो वो ये सोचते हैं कि यार हम अपने जो जितने भी सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ उनके साथ कोऑपरेट करें और जो है वो उनको इजाजत दे दें चेक पोस्ट बनाने की, दीवारें बनाने की, सेटलमेंट्स बनाने की। ये सब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज महमूद अब्बास इतने सालों से करता चला आ रहा है। जिसकी वजह से जो पैलेस्टीनियन आबादी है वेस्ट बैंक के अंदर, वो उनसे बहुत नफरत उनके अंदर फैलती जा रही है और वो हर मौके पे देख रहे हैं कि महमूद अब्बास कभी भी स्टैंड नहीं लेता, बल्कि मजीद वो बिछ जाता है उनके आगे। जैसे कि इस मुलाकात के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि अव्वल तो उसको चाहिए था कि वो मिले ही ना ब्लिंकन से, उसको पता है कि हमारे लोग गाजा में मारे जा रहे, बेदरेक मारे जा रहे, तो वो मना कर देता है कि मैं क्यों मिलूं तुमसे। तो लेकिन उसने मुलाकात भी की और उसने उसको ये सारी बातें कहने दी और उसने अपने मीडिया को, वर्ल्ड मीडिया को ये सारी बातें कहने दी। अब चाहे महमूद अब्बास उसको बाद में डिनाई करता रहे कि मैंने ये नहीं माना या मैंने नहीं ये किया, लेकिन उन्होंने तो ये बात अब पूरी वर्ल्ड की मीडिया में फैला दी है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस के जो इरादे हैं वो पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूएस जो है उसने ब्लिंकन की मौजूदगी इस बात के ऊपर लाइक सबूत है इस बात का कि यूएस ही वो कलीदी एलिमेंट है जिसने मजबूर कर रखा है इसराइल को, या जिसने ये मिली भगत बनाई हुई है इसराइल के साथ कि वो सीज फायर की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। और यूएस का ये ईरान ने भी यही रईसी ने भी यही कहा है कुछ दिन पहले कि यूएस ही उसके पीछे हसन नसरुल्लाह ने भी अपनी तकरीर में ये कहा है कि यूएस ही इसके पीछे है कि सीज फायर की तरफ बात नहीं जा रही। और ये आप समझ ले कि यूएस का के एमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और ये मैं आपको लेटेस्ट बता दूं कि यूएस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ा दी है और वो भी मेडिटेरेनियन में पहुंच चुकी है। और ये 6 नवंबर की ये खबर है और ये सबमरीन यहाँ पे पहुंच चुकी है और न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि ये यूएस का एक मैसेज है, पैगाम है अरब ममालिक की तरफ के तुम लोगों ने अगर कुछ भी किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब की से तुम लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये चीज जो है वो हो रही है, ये उनकी कार्रवाई है। यूएस प्लान्स प्रिसिशन बॉम्ब्स ट्रांसफर टू इसराइल, यानी अभी क्या कम बॉम्ब्स हैं इसराइल के पास, किस चीज की कमी रह गई है इसराइल के पास बॉम्बिंग करने में? ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ बैकग्राउंड पे, ये सब बॉम्बिंग हो रही है एवरी डे, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बॉम्बिंग कर रहे हैं वो। और ये देखें वीडियोस बना बना के रिलीज कर रहे हैं, मतलब फखर का इजहार कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक एक बिल्डिंग को तबाह कर रहे हैं। एक एक बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स नहीं है, ये सिविलियन बिल्डिंग्स है, सिविलियंस के घर हैं ये इसमें लोग बच्चे और बूढ़े और खवातीन सब लोग यहाँ पे मौजूद है, मगर वो बाज नहीं आ रहे और ये सारी वीडियोस बना बना के दुनिया में ये फैला रहे। तो अब इसमें कमी ये रह गई थी कि प्रिसिशन बॉम्ब्स की कमी थी और यूएस ने ये कह दिया है कि हम इसराइल को प्रिसिशन बॉम्ब्स भी देने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ कि फिर ये सीज फायर की बात की तरफ तो वो बिल्कुल नहीं आ रहे ना, वो साफ पता चल रहा है कि वो तो किसी और ही रुख पे चले जा रहे हैं।
और ये मैं आपको एक खबर शेयर करना चाह रही हूँ। ये लास्ट ये मतलब इसी महीने इंटरसेप्ट ने ये निकाला है और उन्होंने बताया कि 1-2 साल पहले से ये हो रहा था कि यूएस क्वाइटली एक्सपैंड सीक्रेट मिलिट्री बेस इन इसराइल, यानी इसराइल के अंदर उसने गाजा के बहुत करीब इसराइल के अंदर एक जगह है जिसका नाम भी मैं आपको बता दूंगी। वहां पर उसने अपना मिलिट्री बेस भी बना लिया है और वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। उस बेस की भी डिटेल्स मैं आपको मजीद बताऊंगी किसी और पॉडकास्ट में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस गाजा के थोड़ा सा ही दूर यूएस का बन चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दो कैरियर्स जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक तो ट्वाइलाइट और दूसरा यूएस गैरल्ड फोर्ड, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनके ऊपर दर्जनों की तादाद में एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, रिफ्यूल होते हैं, फिर यहाँ से उड़कर जाते हैं, हमले करते हैं। और ये जो एक खबर के मुताबिक 120 जंगी जो जहाज हैं, ये एयरक्राफ्ट, ये इन तमाम कैरियर्स और इन जहाज़ों के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और शेयर करती हूँ कि गैरल्ड और जो ये डॉयलाइट, ये तो यहाँ बिल्कुल गाजा के करीब आकर के खड़े हो गए हैं। और दो जो कैरियर्स हैं, पैट फोर्सवा और बतान, ये ईरान के करीब और गल्फ ऑफ ओमान के करीब आकर के यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, यानी कि मुकम्मल तौर पे ये तैयार हैं एक वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए। ये इनके हालात है। मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ पहले। हाँ, यूएस पोजिशंस 12,000 सेलर्स ऑफ इसराइल विद सेकंड कैरियर, यानी ये जो दूसरा कैरियर एक आया है गेराल्ड जब आया था, तो उसमें 12,000 यूएस के जो आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, वो उसके अंदर थे। यानी इतनी बड़ी यानी फोर्स यूएस ने अपनी भी ला करके खड़ी कर दी है। और ये मैं आपको बताऊं, इन्होंने बताया निकी एशिया है ये, यूएस शिप्स सेंट टू ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यानी कि ये बिल्कुल गाजा के सामने कितनी शिप्स आ चुकी हैं। गेराल्ड आ चुकी है, उसमें तकरीबन 4,500 फौजी हैं। नॉर्मैंडी, थॉमस हंटर, ये सब जहाज हैं, बहरी जहाज हैं। इनमें 300-300, 350 क्रूज हैं। इसी के अलावा जो ट्वाइलाइट कैरियर है, उसके अंदर 5,000 की क्रू है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड ये 3 शिप्स हैं, उनके अंदर भी 300-300 क्रू है। यानी कि ये आप समझ लो कि ये एक दो कैरियर्स नहीं है, बल्कि उनके साथ 5 और ये 8 और भी नेवल शिप्स जो कि फाइटर शिप्स हैं, ये सब भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सो ये चीज़ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ कि जो इसराइल के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने ये बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ गाजा वॉर फॉर इसराइल अमाउंट्स टू $51 बिलियन। आप मुझे बताएं कि ये बॉम्ब गिराने में $51 बिलियन लगते हैं। अब ये वही बात है कि जो हमेशा एनालिस्ट कहते ही रहते हैं कि जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये अपनी हुकूमतों से निकलवाते हैं, तो इसमें से ज़्यादातर जो बिलियंस हैं वो इन लोगों की, इन हुक्मरानों की, इन पेंटागन की और ये जो नेतन्याहू है, इन सब लोगों की जेबों में जा रहे होते हैं। और असल में वॉर पे इतना क्या क्या खर्च हो सकता है, पूरे गाजा को भी तबाह कर दो तो 51 बिलियन जो है वो नहीं लगेंगे। लेकिन आई डोंट नो वो क्या उसका ये बजट बनाते हैं। अमाउंट रिप्रेजेंट्स अबाउट 10% ऑफ इजराइल जीडीपी अकॉर्डिंग टू, यानी ये आप समझ लो कि जैकपॉट लग जाना या एक लॉटरी निकल आने वाली बात है कि ये जो हमास के साथ ये वॉर कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये इनकी पॉलिटिक्स है, ये इनकी जहनियत है। इंसानों को मारो, कत्लो गारत करो लोगों का, और उसमें से पैसा कमाओ। बहरहाल ये मुसलमानों के खिलाफ इनकी जो नफरत है, उसका ये भी एक मुजाहरा कि ये एक पार्लियामेंटेरियन है इसराइल का, उसका मिनिस्टर है, और उसने ये कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों ना गिराया जाए गाजा के ऊपर। पहले तो बात इससे ये साबित हो गई कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं
क्योंकि हमेशा छुपाते रहते हैं, हालांकि एवरीबडी नोज। मगर उसने कह दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब की ऑप्शन बड़ी अच्छी है, गाजा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए। इस बात के ऊपर ना सिर्फ नेतन्याहू ने उसको सस्पेंड कर दिया, बल्कि दुनिया भर के लोगों ने उसको लान तान की है कि तुम इंसान हो या दरिंदे हो, क्या हो, हैवान हो, जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो, जैसे कि मतलब एक इंसानी आबादी नहीं है क्या, वो क्या है जिनके ऊपर आप इस 21वीं सदी में जब आप जमहूरियत की बातें करते हो तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बात कर रहे हो। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो फिर डेफिनेटली एक के बाद एक पूरी दुनिया में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये इसके दिमाग खराब होने का सबूत भी कह सकते हैं, और इसकी नफरत की शिद्दत का होने का सबूत भी कह सकते हैं। इवन यूएस के अंदर नफरत का कैसे मुजाहरा हो रहा है। GOP Republican Zinke proposes bill to ban Palestinians from entering US। यानी उसने उसका एक ये जो लाइक पार्लियामेंटेरियन उनका जो है, उसने बोला है कि उसने बिल पेश कर दिया है कि पैलेस्टीनियंस को यूएस के अंदर एंटर नहीं होने देंगे आज के बाद। तो ये है इनकी नफरत का इजहार। ये पैलेस्टीनियंस को इंसान ही नहीं समझते, ये इनको काबिल माफ़ी काबिल रहम समझते ही नहीं है। सो दिस इज द थिंग, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ। और ये बिल्कुल उम्मीद अफजा तरीके से हमेशा मैं बात करती हूँ कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो ज़रूर कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ लाइक ज़रूर इकदामात करेंगे गाज़ा की मदद के लिए। लेकिन अगर वो इस इन छोटी छोटी इनके स्टेप्स को नहीं समझ रहे कि ये कितनी शातिर हैं और ये कितने मतलब जालिम लोग हैं, और ये किस तरह से फुल 100% प्लानिंग कर रहे हैं गाजा के लोगों को मजीद तबाह करने के, और वेस्ट बैंक को मजीद स्क्वीज करने का, और मजीद उनको जो है वो तबाह हाल करने का, और उनकी एथनिक क्लेंजिंग, उनकी अपार्थाइड, उनकी टोटल जेनोसाइड जो है वो करने की प्लानिंग करें। तो क्या हम आंखें बंद कर लेंगे? क्या मुस्लिम ममालिक को अभी भी इंतजार रहेगा कि नहीं अभी हम डिप्लोमेसी कर लेते हैं, अभी हम कुछ बातचीत करके मसले को हल करते हैं? तो लेट्स सी, ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। थैंक यू।